हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। जैसा कि आप जानते हैं अपना जो चैप्टर चल रहा है वो डिफरेंशियल इक्वेशन चल रहा है और हमने उसका एक लेक्चर रिकॉर्ड कर दिया है। सेकंड लेक्चर आज स्टार्ट करेंगे और आपको ये पता है कि फर्स्ट लेक्चर में हमने सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ा। उसके बाद ऑर्डर एंड डिग्री क्या होती है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन की, उसके बारे में रीड किया। देन आज का जो टॉपिक होगा उसमें हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट या फिर उसको हम पैरामीटर भी बोलते हैं, वो क्या होते हैं, उनका डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या यूज है, उनका ऑर्डर के साथ क्या कनेक्शन है, ये सब चीजें पढ़ेंगे। फिर उसके बाद टॉपिक चलेगा कि फैमिली ऑफ कर्व से डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे कन्वर्ट करते हैं। देन आफ्टर दैट डिफरेंशियल इक्वेशन से और फैमिली ऑफ कर्व कैसे बनाते हैं, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या होता है। क्या होता है आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट और उसके साथ साथ इसको हम पैरामीटर भी बोलते हैं। ये क्या होते हैं डियर स्टूडेंट, आप लोगों को ये वर्ड बहुत बार सुनाई दिए होंगे, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट या पैरामीटर। डिफरेंशियल इक्वेशन में भी हमने इन वर्ड्स का यूज किया था, ठीक है। तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या होते हैं? वो कांस्टेंट होते हैं डियर स्टूडेंट जिनकी वैल्यू अलग अलग पुट करने पे हमें अलग अलग इक्वेशन मिले, या फिर हम कह सकते हैं अलग अलग कर्व मिले। नहीं समझ आया होगा इस बात के बारे में, तो मैं दोबारा से रिपीट करता हूं। ऐसे कांस्टेंट जिनकी अलग अलग वैल्यू से फैमिली ऑफ कर्व मिले। क्या मिले? फैमिली ऑफ कर्व मिले। अब आपको एक वर्ड यहां पर फैमिली ऑफ कर्व मिल गया, इसके बारे में भी थोड़ा बहुत बता देते हैं आपको क्या होता है जनरली। स्टूडेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट या पैरामीटर ऐसे कांस्टेंट जिनके अलग अलग वैल्यू पुट करने से हमें फैमिली ऑफ कर्व, दैट मींस अलग अलग कर्व मिले। अब आपको एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। जैसे इंटीग्रेशन हमने सोल्व किया, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में हमने बाद में कांस्टेंट सी अप्लाई किया कि ये होता है इंटीग्रेशन कांस्टेंट। स्टूडेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट वहां वेरी करता है। अगर हम c की वैल्यू 0 लें तो कर्व कुछ मिलेगी, 1/2 लें तो कर्व कुछ मिलेगी, 3/2, 12, 16 कुछ भी लें तो हमें कर्व डिफरेंट मिलेगी। बात समझ गए? तो जो डिफरेंट कर्व मिल रही है उन्हीं को हम क्या बोल रहे हैं? फैमिली ऑफ कर्व। एक एग्जांपल के तौर पे एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि y इक्वल, अगर हम mx या फिर हम cx लें, y इक्वल टू cx हमने कोई एग्जांपल लिया। डियर स्टूडेंट, अगर c की कांस्टेंट वैल्यू, c की वैल्यू अगर मैं 1 लेता हूं तो y इक्वल टू x मिल रहा है। c की वैल्यू अगर मैं 1/2 लेता हूं तो y की वैल्यू x/2 मिलती है। c की वैल्यू अगर 2 लेता हूं तो y की वैल्यू 2x मिल रही है। अगर c की वैल्यू -1 लेता हूं तो y की वैल्यू हमें -x मिल रही है। दैट मीन्स अगर मैं इन सभी को ग्राफ पे ड्रॉ करने की कोशिश करूं या एक रफ स्केच बनाऊं तो लेट कर लेते हैं ये y इक्वल टू x है। तो ये अगर y इक्वल टू x है तो x/2 कुछ यहां पर आ जाएगा। 2x की बात करें ये थोड़ा ऊपर चला जाएगा। तो आपको बता दें ये y इक्वल टू x/2 का रफली स्केच लिया है, ये y इक्वल टू x का, ये y इक्वल टू 2x का, और y इक्वल टू -x यहां पर कुछ होता है। तो डियर स्टूडेंट, आपको ये पता होना चाहिए ये जो सभी कर्व्स को एक ग्राफ पे रिप्रेजेंट, ये कर्व्स हैं, इन्हीं को बोलते हैं फैमिली ऑफ कर्व्स। क्या बोलते हैं? फैमिली ऑफ कर्व्स है। तो बात मेरे हिसाब से आपको समझ आ गई होगी। तो जी ये जो कांस्टेंट सी यहां पर यूज किया गया है, ये कांस्टेंट, इसी कांस्टेंट को बोलते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, या फिर इसको क्या बोलते हैं? पैरामीटर। क्या बोलते हैं? पैरामीटर। तो आप याद रखेंगे आगे से
कि कौन सा कांस्टेंट होता है, एक कांस्टेंट होता है जिसकी हम पर्टिकुलरली कोई फिक्स वैल्यू पुट कर दी, एक बार वैल्यू मिल गई, जैसे मान लो 1/2 है, ये कांस्टेंट नंबर है, लेकिन सी कांस्टेंट अगर लगा रहे हैं तो ये कांस्टेंट वेरी करता है अकॉर्डिंग, सी की वैल्यू यहां पर मैं 1/2 भी रख सकता हूं, 0 भी रख सकता हूं, -2 भी रख सकता हूं, जैसा कि हमने यहां यूज किया। बात समझ गए? तो ध्यान रखना, इस टाइप के कांस्टेंट को बोलते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट कितने हैं किसी फैमिली ऑफ कर्व में या कितने नहीं है, उनकी काउंटिंग पे डिपेंड करता है ऑर्डर। डियर स्टूडेंट, एक वर्ड यूज किया मैंने, नंबर ऑफ कांस्टेंट डिपेंड करते हैं ऑर्डर, या फिर ऑर्डर डिपेंड करता है नंबर ऑफ कांस्टेंट पे। तो एक छोटा सा नोट लिखना चाहूंगा, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट और पैरामीटर का मतलब समझ आ गया होगा। जैसे और लिख लो, y इक्वल्स टू, मान लो हमने लिखा cx² प्लस डी, मान लो हमने y इक्वल्स टू cx² प्लस डी लिख दिया, तो डियर स्टूडेंट जो c और d है यहां पर, उनको बोलेंगे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। क्या बोलेंगे? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। हम यहां पर मान लो c की वैल्यू 0 ले लें, d की वैल्यू 1 ले लें, तो हमें एक कर्व मिली y इक्वल, ये 0 हो गया, d1 एक कांस्टेंट मिला, मतलब y इक्वल्स टू 1 मिल गया। c की वैल्यू -1 ले ली, d की वैल्यू 0 ले ली, तो मैं y इक्वल्स टू, यहां पर -1 रखते ही -x² d 0 हो गया। ये हमें एक पैराबोला मिला, यहां c की वैल्यू 1 और d की वैल्यू भी 1 ले लें, तो y इक्वल्स टू हमें स्टूडेंट x² प्लस 1 मिला। तो ये भी हमारे पास क्या है? पैराबोला। आप लोगों को ये पता होना चाहिए पैराबोला की शेप है, इसको इधर ले आओ, x² इक्वल्स टू 4ay टाइप का एक पैराबोला है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट पता चल गया होगा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट या पैरामीटर होता क्या है। अब मैं एक रिजल्ट लिखने जा रहा हूं, देखना। तो जैसे जो रिजल्ट था हमारे पास या नोट है, वो नोट ये है, आप हमेशा याद रखेंगे, मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट या नोट है ये, कि नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो है वो इक्वल होते हैं ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के। किसके इक्वल होते हैं? ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के। डी डॉट ई डियर स्टूडेंट डिफरेंशियल इक्वेशन को डिनोट कर रहा है। नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट किसके इक्वल होते हैं? ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डियर स्टूडेंट, अगर आपके पास गिवन कर्व में आप ये पता कर पाते हो कि नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है और आपसे उसके डिफरेंशियल इक्वेशन के का ऑर्डर पूछें, तो आप डायरेक्टली काउंट करो, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बोलो कि वही ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। अब बात करते हैं कि फैमिली ऑफ कर्व से, देखो एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं, उसमें बहुत कुछ है बात समझने की, कि जो फैमिली ऑफ कर्व है से हम डिफरेंशियल इक्वेशन पर जाते हैं और डिफरेंशियल इक्वेशन से हम फैमिली ऑफ कर्व को भी कैलकुलेट करते हैं। डियर स्टूडेंट, हमने कहा फैमिली ऑफ कर्व से हम डिफरेंशियल इक्वेशन पर भी जाते हैं इस चैप्टर में, और डिफरेंशियल इक्वेशन से हम फैमिली ऑफ कर्व भी कैलकुलेट करते हैं। तो यहां से यहां पर जाने का प्रोसेस है वो, यहां से इस पार्ट से फैमिली ऑफ कर्व आपको गिवन मिलेगी, डिफरेंशियल इक्वेशन कैलकुलेट करो, वो आपका मैक्सिमम 20% आईआईटी जेईई के एग्जाम्स में पूछा गया है। लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन से फैमिली ऑफ कर्व पे जाना अप्रोक्स 80% हम बोल सकते हैं कि यहां से यहां 20% क्राइटेरिया आईआईटी जेईई का है, और लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन से फैमिली ऑफ कर्व पे जाने का क्राइटेरिया लगभग 80% के आसपास है। तो क्वेश्चन आने का मैक्सिमम चांस यहां है। और आपको यह भी बता दें कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें 3 से 4 स्टैंडर्ड टाइप है, उन्हीं से वो क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है। तो मेन मुद्दा यह है कि आपके माइंड में अभी एक बात चल रही होगी, सर फैमिली ऑफ कर्व से डिफरेंशियल इक्वेशन पे कैसे जाते हैं। तो एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं, इस टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे। अभी अभी हमने लिखा y इक्वल्स टू cx। अब मैं अगर आपसे इस फैमिली ऑफ कर्व से जो डिफरेंशियल इक्वेशन बननी है उसका ऑर्डर पूछूं, तो आप डायरेक्टली बोलोगे सर यहां एक कांस्टेंट है, तो इससे बनने वाली डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर होगा वो भी क्या होगा? एक। बात समझ गए? तो यहां से
हमने देखा कि जो आर्बिट्रेरी, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं कि जो नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है वो 1 है। तो यहां पर यही कितना है, यही ऑर्डर है इससे बनने वाले डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाते हैं, डेरिवेटिव करो एक बार। इसका मेन टास्क होता है डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने का, जो कांस्टेंट है उस कांस्टेंट को भगाना होता है। डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हमारे पास ही आ गया। अब इन दोनों से, सॉरी यहां पर सी एक्स का सी आया, इन दोनों से इक्वेशन से हमें इस कांस्टेंट सी को बनाना है। तो डियर स्टूडेंट, इस सी की जगह में dy बाई डी एक्स लिख सकता हूं, यहां पर रिप्लेस कर दो तो y बराबर dy बाई डी एक्स इंटू एक्स आ गया। x को नीचे ले आओ तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स है वो इक्वल आएगा y अपॉन एक्स। तो ये जो फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन थी, ये जो फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन थी, इस सेट ऑफ जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी वो डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन कुछ इस टाइप का होगा। और आप यहां पर देख भी सकते हैं ये डिफरेंशियल इक्वेशन आप dy बाई डी एक्स, एक तो फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन, मतलब फ्रैक्शन पावर से भी फ्री है, साइन कोस में भी dy बाई डी एक्स नहीं है, नॉर्मल इक्वेशन है, इसके डिफरेंशियल कोफिशिएंट है वो नेचुरल नंबर होल नंबर भी है। तो यहां पर ऑर्डर 1 है, मैक्सिमम डेरिवेटिव एक ही है और डिग्री भी यहां पर 1 है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये कहीं ना कहीं एक सिंपल सा एग्जांपल दिया है फैमिली ऑफ कर्व से डिफरेंशियल इक्वेशन पर जाने का। अब इसी तरीके से अगर मैं कहूं यहां से यहां जाओ कि मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन से आपको फैमिली ऑफ कर्व पे जाना है, तो इसको उठाओ dy बाई डी एक्स दैट इज इक्वल्स टू y अपॉन एक्स। डियर स्टूडेंट, इसको यहां भेज दिया, इसको यहां, मतलब dy के नीचे y ले गया और dx उधर जाने पे dx के नीचे x ले गया। ठीक है, अब आपको पता है टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, dy अपॉन y का जो इंटीग्रेशन होगा डियर स्टूडेंट वो log y होगा, इसका जो इंटीग्रेशन होगा उसका log x होगा। मैंने कांस्टेंट अपनी तरफ से वो भी log में ही मान लिया है, log c, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बता देंगे, इसका रीजन भी बता देंगे। डियर स्टूडेंट, ये log y, ये log m प्लस log n, log m इंटू n होता है। दोनों साइड से log भगाने के लिए e की पावर में दोनों फंक्शंस को ले जाओ तो हमारे पास ये आ गया, e से log खत्म, इसे log खत्म, यहां से y इक्वल्स टू सी एक्स आ गया। आप देख सकते हैं यहां से यहां जाने का प्रोसेस था फैमिली ऑफ कर्व से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना, और यहां से यहां जाने का प्रोसेस है डिफरेंशियल इक्वेशन से फैमिली ऑफ कर्व बनाना। अब ये जरूरी नहीं है यही फॉर्मेट रहे हमेशा, डिफरेंशियल इक्वेशन से फैमिली ऑफ कर्व जाने का ये जरूरी नहीं है यही फॉर्मेट हो। जो हमने फॉर्मेट यूज किया है ये वेरिएबल सेपरेबल है, इस टॉपिक का नाम है वेरिएबल सेपरेबल। अभी इसके बारे में बहुत कुछ बताना है, क्वेश्चंस भी करेंगे, प्रैक्टिस काफी करेंगे इन क्वेश्चंस की, लेकिन मेरा मेन टास्क था बेटा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट और पैरामीटर्स के हेल्प से आप फैमिली ऑफ कर्व से डायरेक्टली डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर बता सकते हो, ये टास्क था। अभी यहां से यहां जाना भी सिखाएंगे, यहां से यहां जाना भी सिखाएंगे। एक क्वेश्चन आएगा, आसान क्वेश्चन होता है, सिर्फ कैलकुलेशन होती है, कैलकुलेशन को ध्यानपूर्वक करें तो आसान क्वेश्चन होता है, इंटीग्रेशन की हेल्प से इजीली क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास था। अब फैमिली ऑफ कर्व से डिफरेंशियल इक्वेशन का 20% वेटेज है और डिफरेंशियल इक्वेशन से फैमिली ऑफ कर्व का लगभग 80% वेटेज है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट काउंट करेंगे और वहां से ऑर्डर की भी कैलकुलेशन करेंगे। तो मैं कुछ एग्जांपल्स लिख देता हूं कि उसमें नंबर ऑफ कांस्टेंट, नंबर ऑफ पैरामीटर्स, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं ये काउंट करने हैं। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन है वो 1988 में आया हुआ क्वेश्चन है, ओल्ड आईआईटी में। क्वेश्चन में पूछा है द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन व्हिच जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय दिस वन where C1, C2, C3, C4, C5 are arbitrary constant is for options हैं 5, 4, 3 and 2। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट ने कॉन्स्टेंट्स काउंट कर लिए होंगे 1, 2, 3, C4, 5, C4 4 हो गए और C5 मतलब 5 कॉन्स्टेंट हो गए। अब डायरेक्टली आपने बोल दिया होगा सर 5 कॉन्स्टेंट है, और आपने अभी अभी बताया कि नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट जो होते हैं वो डायरेक्टली ऑर्डर के इक्वल होते हैं, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, अभी अभी बताया आपने। डियर स्टूडेंट, ये डी है वो डिफरेंशियल इक्वेशन को डिनोट कर रहा है।
तो डियर स्टूडेंट आपका जो 5 है वो इनकरेक्ट आंसर है। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं कि जनरली क्यों है ऐसा। आपने उठाया क्वेश्चन को y इक्वल्स टू C1 प्लस C2 इंटू कोस x प्लस C3 माइनस C4 इंटू ई की पावर x इंटू ई की पावर C5। मैं इसको थोड़ा सा मैनेज कर रहा हूं। डियर स्टूडेंट ये दो कांस्टेंट जरूरी है, दोनों कांस्टेंट से हम एक कांस्टेंट बना सकते हैं। मान लिया उस कांस्टेंट को हमने a, ये हो गया कोस, इस पूरे कांस्टेंट को हमने a मान लिया, x प्लस C3 माइनस C4। और आप लोगों को अच्छे से पता है, अब देखो e की पावर x को मैं बाद में लिख देता हूं, यहां पर लिख दिया e की पावर x। मेरे को एक बात बताओ डियर स्टूडेंट, इन दोनों कांस्टेंट्स को कंबाइन करके मैंने एक कांस्टेंट अलग से बनाया, उस कांस्टेंट को नाम दे दिया b, e की पावर x। इस पूरे कांस्टेंट को एक माना, e की पावर x एज इट इज। अब ध्यान से देखो, अब कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर इस C3 को भगा दो, भाई मेरे को बताओ किसके साथ कंबाइन करके दूसरा कांस्टेंट बनाऊं। तो ये कांस्टेंट इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट कांस्टेंट है भी। तो अब देखो कितने कांस्टेंट बचे, 1 2 और 3। तो इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स की जो संख्या है वो 3 है। इसका मतलब गिवन इक्वेशन का जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, वो क्या हो जाएगा 3। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। अब कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर ऐसा तो मतलब कैसे, ये थोड़ी ना होता है भाई, होता है। एग्जांपल देख लो, अभी हमने एक एग्जांपल सीखा y इक्वल्स टू cx का सीखा। अब कोई स्टूडेंट यहां पर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट काउंट किया सर 1 है, तो ऑर्डर भी 1। अब मैंने इसको लिख दिया y इक्वल्स टू c/2 प्लस c/2 इंटू x। अब यहां पर एक कांस्टेंट ये हो गया, एक कांस्टेंट ये हो गया। आप लोगों ने बोला सर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 2 हो गए, ऑर्डर 2 हो गया। अब तीसरा आएगा सर, मैं तो ऐसे नहीं लिखूं, लो ऐसे लिखूंगा c/4 प्लस 2c/4, ये लो मैं तो ऐसे लिखूंगा इंटू x। इसी बात को मैंने ऐसे भी लिखा, ऐसे भी लिखा। तो अब यहां पर एक ये, तो मतलब यहां पर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आपने 3 बता दिए, इसका मतलब ऑर्डर 3 हो गया। ये ऑर्डर लिख रहा हूं स्टूडेंट, क्या है ऑर्डर। तो इसके हिसाब से आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग किसी भी कांस्टेंट को कुछ इस तरीके से लिखते जाओगे, इसका मतलब ऑर्डर डिफाइन ही नहीं कर पाओगे आप प्रॉपरली। दैट मींस जो कांस्टेंट कंबाइन करके एक कांस्टेंट बनाया जा सकता है, उन कांस्टेंट को आपको पहले कंबाइन करना है। ठीक है, दैट मींस पहले ये देखो गिवन इक्वेशन को थोड़ा बहुत सोल्व करने के बाद क्या कांस्टेंट कंबाइन हो रहे हैं, तो उन कांस्टेंट को पहले कंबाइन करो। अब इसी इक्वेशन को मैं देखो ऐसे भी लिख सकता था, इसको मैंने लिखा y इक्वल्स टू C1 प्लस C2। अब देखो cos a प्लस b का फॉर्मूला लगाया, यहां पर लिखा cos x इंटू cos C3, ठीक है, माइनस sin x इंटू sin C3, ये हो गया, माइनस C4 इंटू EC5 इंटू e की पावर x, ये भी लिख सकता था। अब देखो इन दोनों को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, y इक्वल्स टू C1 प्लस C2 इंटू C3, सॉरी C3 नहीं है, cos C3 है, cos C3 इंटू cos x, माइनस इसको इनसे मल्टीप्लाई किया C1 प्लस C2 sin C3 इंटू sin x, दूसरा ये हो गया। तीसरा C4 इंटू e की पावर C5 इंटू e की पावर x। ये स्टूडेंट ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखो, ये C3 कांस्टेंट आर्बिट्रेरी, इस पूरे कांस्टेंट की जगह अपनी मर्जी से मैं कैपिटल A लिख रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, इसकी वैल्यू A लिख दी, और ये आ गया cos x इसके साथ, माइनस इस पूरे, ये भी C3 कांस्टेंट है, इसका मतलब इस पूरे की जगह मैं एक अनदर कांस्टेंट B मान रहा हूं, इंटू sin x प्रेजेंट है। इस पूरे की जगह मैं मान लिया हमने C लिख दिया, कैपिटल C, ये e की पावर x हो गया। अब ध्यान से देखो, अब आपका जो C3 की प्रॉब्लम थी वो भी दूर हो गई यहां पर। तो यहां पर नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 1 2 और 3, तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हो गए 3, ऑर्डर कितना होगा 3। तो इस तरीके से भी आप सोल्व कर सकते हो, थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको। तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट पता करके आप उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर आसानी से बता सकते हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। इसी तरीके के कुछ क्वेश्चन और लिखते हैं, ठीक है स्टूडेंट।
तो डियर स्टूडेंट, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनमें आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट नंबर ऑफ पैरामीटर्स इन गिवन फैमिली ऑफ कार्स। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, चारों एग्जांपल्स को अच्छे से करते हैं। पहले क्वेश्चन में आपको कहा गया है y इक्वल्स टू a cos bx प्लस c। अब रैंडमली डियर स्टूडेंट अगर काउंट करें तो 1 2 3, लेकिन एक बार थोड़ा सा सोल्व करने की कोशिश करते हैं, चेक करते हैं क्या मिलता है हमें। तो इसको मैं लिख सकता हूं a cos b cos bx और cos c माइनस sin bx और sin c। ये हो गया। इसको और थोड़ा सा सोल्व करते हैं। a अंदर मल्टीप्लाई करेंगे डियर स्टूडेंट, ये आएगा a टाइम्स cos c cos bx माइनस a टाइम्स sin c और sin bx, ये हमारे पास आएगा। ठीक है। अब देखो यहां से यहां तक इसको हम मान सकते हैं कैपिटल C1, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, और ये आ गया cos bx माइनस यहां से और यहां तक इसको मान सकते हैं C2, कैपिटल C2, और ये sin bx। अब ध्यान से देखो स्टूडेंट, अब अगर ध्यान से देखोगे तो एक कांस्टेंट तो C1 है, एक कांस्टेंट C2 है और एक b यहां पर भी है, यहां पर भी है। ठीक है। तो हमारे पास यहां पर अगर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स की बात करें तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं यहां पर? 3। तो अगर हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन, इससे बनने वाले डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर भी बात करें तो ऑर्डर भी कितना हो जाएगा? 3। अब वो बनेगी क्या, उसके ऊपर भी जाएंगे, वो कहीं ना कहीं फैमिली ऑफ कर्व से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने का फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए उसके लिए। अभी रैंडमली बता रहे हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 3 है, ये पता चल गया, इससे हम डायरेक्टली ऑर्डर भी बता पाएंगे, 3 ही होगा। इस पे चलते हैं। अब ध्यान से देखो स्टूडेंट, इसको मैं लिख सकता हूं अल्फा एज इट इज e की पावर बीटा इंटू e की पावर x प्लस r। ठीक है। इसको थोड़ा सा और सोल्व करते हैं। अब यहां से यहां तक देखो, ये पूरा कांस्टेंट है, बीटा भी अल्फा भी है, इसको मैंने कैपिटल A मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है, e की पावर x प्लस r। अब आप चेक करो, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 1 और 2, तो अपने पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हुए? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बोलो डियर स्टूडेंट या पैरामीटर्स बोलो, एक ही बात है, यहां पर 2, और इससे बनने वाले डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर भी कितना होगा? 2। ठीक है। तीसरे पे बात करते हैं। अब डियर स्टूडेंट आप तीसरा सोल्व भी कर सकते हो, लेकिन कोई बात नहीं, हम सोल्व करते हैं इसको। यहां से क्या आएगा? पी वाई दैट इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स क्यू इंटू आर इंटू एक्स, क्यू आर एक्स। ठीक है। प्लस टी। अगर मैं पी से थ्रू आउट इसको डिवाइड करूं तो ये बनेगा पी दैट इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई पी प्लस आर स्क्वायर डिवाइड बाई पी प्लस 2q आर डिवाइड बाई पी इंटू एक्स प्लस टी बाई पी। ठीक है स्टूडेंट, ये बन गया। तब आप चेक करो इसमें क्या बन रहा है जनरली। अब आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आर स्क्वायर बाई पी कॉन्स्टेंट है, टी भी यहां पर कॉन्स्टेंट है, पी भी यहां पर कॉन्स्टेंट है। तो अब ध्यान से देखो, इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करता हूं तो हमारे पास ये बनेगा क्या? यहां पर पी नहीं आएगा डियर स्टूडेंट, पी से डिवाइड करने पे यहां वाई बचेगा, तो यहां क्या आएगा? वाई दैट इज इक्वल्स टू, अब देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्यू स्क्वायर बाई पी, इस पूरे को मैंने एक कांस्टेंट माना जिसको मैंने लिख दिया C1 एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखो, x का कोफिशिएंट ये कंप्लीट है, इसको मैंने C2 मान लिया, इसको मैंने C1 माना, तो ये आ गया C2 इंटू एक्स। अब ध्यान से देखो, इन दोनों को कंबाइन किया क्योंकि t बाई पी यहां पर कांस्टेंट है, r स्क्वायर बाई पी भी यहां पर कांस्टेंट है, इसको मैंने मान लिया C3। तो अगर यहां पर बात करें तो जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स कितने हैं? वो 3 है, या फिर पैरामीटर है वो कितने हैं? 3 है। तो इससे बनने वाले डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर जो होगा वो ऑर्डर भी कितना होगा? 3। ठीक है, ये हो गया। अब लास्ट एग्जांपल है फैमिली ऑफ सर्कल टच एक्स एक्सिस। अब देखो सबसे पहले कौन से सर्कल के बारे में बात कर रहा है? एक्स एक्सिस को टच कर रहे हैं तो वो किस टाइप से बनेंगे, एक रफली स्केच तैयार करते हैं। डियर स्टूडेंट, ये मान लिया हमने ग्राफ। अब आप बताओ, टच इस एक्स एक्सिस को टच करने वाले सर्कल चाहिए, ये सर्कल बना दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई अगर नीचे की साइड बनाना चाहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम
इनकी जनरल इक्वेशन लिख देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मेरे को एक बात बताओ, मान लो हमने एक सर्कल ये भी मान लिया, टच कर रहे हैं, इससे एक बात विजय से एक बात पता चलती है। डियर स्टूडेंट एक बात बताओ, ये सर्कल है तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है इसकी? आर है। अच्छा, इसके सेंटर की बात करते हैं, तो सेंटर के लिए हमें ये पता करना पड़ेगा ये डिस्टेंस क्या है। इस डिस्टेंस को हम थोड़ी देर के लिए, यहां से यहां तक की डिस्टेंस को हम थोड़ी देर के लिए अल्फा मान लेते हैं। तो एक्स डिस्टेंस तो पता चल गई, अल्फा है तो ये अल्फा हो गया, और वाई की डिस्टेंस यहां से यहां तक हमें पता है ये आर ही होगी। तो यहां पर इस सर्कल का जो सेंटर आया वो इन जनरल में माना अल्फा कोमा आर, रेडियस क्या है? आर। आ जाओ, जनरल इक्वेशन में आपको लिख के बताता हूं, जिसके सेंटर ए कोमा बी हो तो एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर होता है, जनरल होता है। यहां पर आर रेडियस होती है, ए और बी डिनोट करते हैं सेंटर ऑफ सर्कल को। आ जाओ, यहां पर सेंटर है अल्फा कोमा आर, तो ये बनेगा एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस वाई माइनस आर का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, ये बनेगा। अब सोल्व करते हैं, ये बना एक्स स्क्वायर। अब देखो यहां पर भी हम डायरेक्टली वैसे काउंट कर सकते हैं, आर एक कांस्टेंट है तो आर यहां पर भी वही आ रहा है, यहां पर भी वही आ रहा है, सेम आ रहा है, तो एक कांस्टेंट ये हो गया और एक अल्फा हो गया। तो नंबर ऑफ कांस्टेंट यहां पर कितने हो गए? 2। तो डायरेक्टली आप बोल सकते हो यहां पर जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे या पैरामीटर्स होंगे वो 2 हैं। मतलब ये जो सर्कल है ये डिपेंड करता है अल्फा और आर पे। जैसे ही मैं अल्फा चेंज करूंगा सर्कल चेंज हो जाएगा, आर चेंज करूंगा सर्कल की रेडियस चेंज हो जाएगी। मतलब ये जो सर्कल्स हैं वो कहीं ना कहीं अल्फा और आर पे डिपेंड कर रहे हैं। तो जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो गए वो कौन कौन है? अल्फा है और एक आर है, 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। और इससे बनने वाली डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर होगा वो ऑर्डर भी कितना होगा? 2। आशा करता हूं आपको समझ आ गया होगा ये किस टाइप से। अब कोई स्टूडेंट सोच रहा होगा सर अगर मैं यहां पर इस सर्कल को काउंट करता तो बेटा रेडियस तो आप इसकी मानोगे आर, अब यहां से यहां तक की डिस्टेंस कुछ भी मानो, मैंने अल्फा मानी, यहां से यहां तक की डिस्टेंस अल्फा मान लेते तो ये भी तो यही बनता अल्फा कोमा आर और आर। भाई वाई की डिस्टेंस तो आ रही है यहां पर, तो सर्कल की इक्वेशन अगर आपसे पूछी जाए जो एक्स एक्सिस को टच कर रहा हो तो आप डायरेक्टली ये बता सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, यहां पर कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है? एक अल्फा एक आर है, 2। ऑर्डर भी डिफरेंशियल, इससे बनने वाली डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा? 2। ठीक है, तो ये था कहीं ना कहीं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स या पैरामीटर्स काउंट करने के कुछ क्वेश्चंस बताए हैं, वहां से आप डायरेक्टली ऑर्डर बता सकते हो डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स और करते हैं। तो डियर स्टूडेंट ये कुछ क्वेश्चंस हैं ऑर्डर और डिग्री को लेकर। तो सबसे पहले आपको इन क्वेश्चंस को बिना वीडियो सॉल्यूशन देखे इनको कंप्लीट करना है। अगर क्वेश्चन नहीं होते हैं उसके बाद आपको इस दोनों क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको कहा गया फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस इफ डिफाइन। अगर डिफाइन है तो इन दोनों का आंसर बताना है। तो सबसे पहले एक बार इसको ध्यान से देखोगे तो कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में आ रहा होगा सर y इक्वल्स टू 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर dy/dx का होल क्यूब, और ऐसे ही चल रहा है। इसका मतलब यहां से डायरेक्टली बोल देते हैं ऑर्डर तो साफ साफ दिख रहा है 1, और डिग्री अगर डिग्री की यहां पर बात करें तो सर डिग्री dy/dx की पावर तो बढ़ती जा रही है, डायरेक्टली बोल देते हैं नॉट डिफाइन। तो डियर स्टूडेंट आप यहां पर कर रहे हैं गलत। अब गलत क्या कर रहे हैं वही बताएंगे अब आपको। तो करना क्या है आप ध्यान से देखो, अगर मैं आपको पूछूं e की पावर x का एक्सपेंशन क्या होता है तो आप बताओगे सर 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट टर्म्स। तो अब डियर स्टूडेंट अगर ध्यान से इन दोनों को ऑब्जर्व करें, अगर मैं यहां पर x की जगह dy/dx रखूं, x की जगह क्या रखूं? dy/dx, तो ये क्या बनेगा 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल dy/dx। यहां पर क्या बनेगा 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल dy/dx का होल स्क्वायर, और यहां क्या बनेगा 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल dy/dx का होल क्यूब प्लस डॉट 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 इंफिनिटी। ये होगा, समझ गए क्या करना है? अब देखो मैंने x की जगह क्या रिप्लेस किया? dy/dx। दैट मींस ये पार्ट और ये पार्ट अगर ध्यान से देखेंगे तो सेम है। तो इसका मतलब जो अपना y है
वो यहां पर कुछ नहीं है, e की पावर dy बाई dx है। और आप लोगों को अच्छे से बता रखा है कि भाई डी e की पावर में फंक्शन दे रखा है यहां पर, तो आप अगर पहले तो इसको सोल्व करें, जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स जो भी हैं उनको, उनकी जो पावर है उनको एक पोलिनोमियल के रूप में कन्वर्ट करें। मतलब पावर को तो नेचुरल नंबर या होल नंबर बनाएं, बाकी डिफरेंशियल कोफिशिएंट से पोलिनोमियल कंस्ट्रक्ट करें। अगर हमें पोलिनोमियल कंस्ट्रक्ट करना है मतलब यहां से इसको पावर से हटाना पड़ेगा, दोनों साइड लोग ले लेते हैं और वो भी विद बेस ई। तो स्टूडेंट अगर लोग लिया विद बेस ई तो इसको इस तरीके से लिखेंगे। अब देखो ये दोनों तो खत्म, लॉग से ये खत्म, बच गया क्या dy बाई dx। तो यहां से हम डायरेक्टली बोलेंगे कि dy बाई dx है वो इक्वल है यहां पर log y के। किसके इक्वल है? log y के। अब आप देख सकते हैं डिफरेंशियल कोएफिशिएंट सिर्फ यहां पर एक है dy बाई dx, जिसकी पावर कितनी है? 1। अगर पावर 1 है तो आपको अच्छे से पता है इसका हाईएस्ट डेरिवेटिव यहां पर 1 प्रेजेंट है तो ऑर्डर 1, और डिग्री कितनी हो जाएगी, जो कि यहां पर नोट डिफाइन लिख रहे थे, यहां पर देखने को मिली डिग्री क्या है? 1। ऑर्डर भी 1 और डिग्री भी 1। तो यहां से डायरेक्टली आप अपना इवैल्यूएशन ना करें, थोड़ा सा सोचें। ये यहां पर किसी e की पावर x का एक्सपेंशन दे रखा था, हमने उसको ये लिखा, दोनों साइड लॉग लिया, लॉग लेने के बाद ऑर्डर और डिग्री अच्छे से डिफाइन हो गए। यहां पर नहीं पता चल रहा था लेकिन ये करने के बाद पता चला। यहां पर चलते हैं, अब ऑर्डर और डिग्री की बात करें। यहां पर भी सबसे पहले हमारे माइंड में एक बात चली होगी कि सर जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है उनकी पावर नेचुरल नंबर या होल नंबर हो। तो नेचुरल नंबर या होल नंबर करने के लिए हमें दोनों साइड पहले पावर 2 करनी पड़ेगी। क्यों? रूट खत्म करना है। रूट खत्म करने के लिए 2 पावर करेंगे तो अपने पास क्या आएगा? dy बाई dx की पावर 1/4 प्लस 2 की पावर 1/2 की पावर 2। यही है, दोनों साइड 2 करना है। यहां पर क्या बनेगा? dy बाई dx प्लस x की पावर 1/3 की पावर 2। अब ध्यान से देखो, इस 2 से ये 2 खत्म। यहां पर क्या बचा? यहां पर बचा dy बाई dx की पावर 1/4। ये 2 है, उधर जाएगा तो बनेगा कि एक बार लिख देते हैं dy बाई dx प्लस x की पावर 1/3 की पावर 2 प्रेजेंट है, माइनस ये 2 उधर गया, 2 बन गया। अब देखो अभी भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट मतलब जो डेरिवेटिव प्रेजेंट है वो फ्रैक्शन पावर से फ्री नहीं हुआ है, इसलिए दोनों साइड पावर 4 और लेनी पड़ेगी। जैसे ही पावर 4 ली तो यहां पर 4 लगाया और यहां पर भी 4 लगाया। इस 4 से ये खत्म, बच गया क्या? यहां पर बना dy बाई dx, यहां पर क्या बना? dy बाई dx प्लस x की पावर 1/3 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 4। अगर डियर स्टूडेंट इसका पावर 2 पावर ओपन भी करते हो तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि यहां पर भी dy बाई dx है, यहां पर भी dy बाई dx है। यहां ओपन करेंगे तो पावर 2 बनेगी। दैट मीन्स अपना ये जो फाइनल बनेगा वो dy बाई dx दैट इज इक्वल्स टू, इसको ओपन करो डियर स्टूडेंट, a स्क्वायर ये रहा प्लस b स्क्वायर x की पावर 2/3 हो जाएगा प्लस 2ab 2x की पावर 1/3 dy बाई dx ये बन गया, और माइनस 2 की पूरे की पावर कितनी बन गई स्टूडेंट? 4। कितने पावर बन गए डियर स्टूडेंट? 4। अब आप ध्यान से देख पा सकते हैं, तो स्टूडेंट अगर ध्यान से देखें एक छोटी सी मिस्टेक कर दी हमने। मिस्टेक क्या कर दी? यहां पर डबल डेरिवेटिव था, यहां सिंगल डेरिवेटिव लिख गए। डबल डेरिवेटिव यहां आएगा, यहां से ये ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां भी डबल डेरिवेटिव बनेगा, यहां भी डबल डेरिवेटिव बनेगा। इसके बाद ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अब ध्यान से देखो क्यों नहीं है, उसका रीजन भी आपको बताते हैं। यहां डबल डेरिवेटिव, यहां सिंगल डेरिवेटिव है, तो जो ऑर्डर और डिग्री डिफाइन होगा वो यहां से होगा। यहां पर इसकी पावर फ्री फ्रॉम फ्रैक्शन भी हो चुकी, मतलब डिफरेंशियल कोफिशिएंट पे कहीं भी पावर 1/2 या 1/4 या 1/3 इस टाइप का कुछ नहीं है। यहां पावर बनेगी भी तो 2 बनेगी। तो यहां पर जो ऑर्डर है और डिग्री है यहां से पता चलेगा। डियर स्टूडेंट, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट डेरिवेटिव वो 2 प्रेजेंट है तो ऑर्डर 2, और इस डबल डेरिवेटिव की मैक्सिमम पावर 1 प्रेजेंट है तो इसकी डिग्री क्या हो गई? डिग्री होगी 1। ठीक है, मेरे हिसाब से
ऑर्डर और डिग्री अच्छे से समझ आ गया होगा। ये 2 क्वेश्चन मैंने दोबारा से इसलिए करवाए ताकि इस टाइप का पैटर्न भी समझ आए। अच्छा, कुछ टीचर्स का कहना है कि जहां पर e की पावर में dy by dx प्रेजेंट हो वहां पर डायरेक्टली आप बोल दिया करो डिग्री नॉट डिफाइंड। तो डियर स्टूडेंट, ये उनके लिए एक एग्जांपल है। यहां पर e की पावर में dy by dx भी प्रेजेंट है, लेकिन उसके बावजूद भी इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री डिफाइंड है, जो कि क्या है 1। ठीक है, तो स्टूडेंट मैंने एक छोटा सा टॉपिक बताया यहां पर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स का। आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट को पैरामीटर भी बोलते हैं, उससे ऑर्डर का कनेक्शन क्या होता है वो सब चीजें बताएंगे। अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम अपना टॉपिक लेके आएंगे कि फैमिली ऑफ कर्व से डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन कैसे करते हैं। फैमिली ऑफ कर्व से डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन कैसे करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो वो अपनी नेक्स्ट क्लास में आएगा। आज के लिए मेरे हिसाब से काफी है, इनफ है। तो आपको इसी तरीके से प्रॉपरली क्लासेस टाइम टू टाइम पे मिलती रहे। आप अपने चैनल मैथमेटिक्स बाय एसवी सर या मैथमेटिक्स बाय संदीप सर को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।